हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, अपनी जगह महफूज होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट। आज हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में, कैसे ये बला वजूद में आई, और जानेंगे हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। इंटरनेट के रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनके मुतालिक आज हम हर एक चीज़ जानेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट। इंटरनेट है क्या? देखिए, इंटरनेट जो है ये दो वर्ड्स का बना हुआ है, इंटर एंड नेट। इंटर यानी कि बिटवीन द नेटवर्क्स, इंटर बिटवीन एंड नेट मीन्स नेटवर्क्स। बिटवीन द नेटवर्क्स जब कोई भी कम्युनिकेशन हो, बिटवीन द नेटवर्क्स जब कोई भी फाइल शेयरिंग हो, उससे हम कहते हैं इंटरनेट। क्लियर? यहाँ पे बात आई नेटवर्क की। मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स या कलेक्शन ऑफ नोड्स भी हम इनको कह सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स है, ये कंप्यूटर्स अपनी जगह फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है? जब ये एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हो जाते हैं, इसके बाद हम इसको नेटवर्क कहते हैं। ऑल दोज कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर्म ए नेटवर्क। ठीक है? ये नेटवर्क छोटा भी हो सकता है, ये नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है। छोटा से छोटा मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो आप एक बिल्डिंग में चला सकते हैं। उसके बाद विद इन ए सिटी आप चला सकते हैं, जिसे हम लैन कह सकते हैं। बिटवीन टू सिटीज़ चला सकते हैं, हो सकता है ये नेटवर्क, जिसे हम मैन कहते हैं। या बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो नेटवर्क होता है उसे हम मैन कहते हैं। और बिटवीन द कंट्रीज़ जो कम्युनिकेशन पॉसिबल करें उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं या वैन कहते हैं। ठीक है? तो ये नेटवर्क छोटे से छोटा भी हो सकता है और ये बड़े से बड़ा भी हो सकता है। आपके घर में अगर कोई राउटर है, अगर कोई वाईफाई है, उसके साथ बहुत सारे लोग आप कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो उससे भी आप नेटवर्क कह सकते हैं, हालांकि वो वायरलेस नेटवर्क भी है। ठीक है? तो इसलिए कोई भी नोड्स, कोई भी कंप्यूटर्स जब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं उसे हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है? लेकिन नेटवर्क तो बना, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे उससे हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है? चलिए देखते हैं। ये जो हमारे पास इंटरनेट टर्म है, ये पहली बार यूज़ की थी दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है विंटसर्फ या विल्टन सर्फ आप कह सकते हैं। विंटसर्फ एंड बॉब काहन, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे इन दो लोगों का। इन्होंने ही पहली बार ये टर्म इंटरनेट यूज़ की थी। अभी के लिए आप ये याद रखें, द टर्म इंटरनेट वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय विंटसर्फ एंड बॉब काहन। ठीक है? चलिए, क्या है इंटरनेट, डेफिनेशन देखते हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नेटवर्क्स को जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो तब हम इसको इंटरनेट कहते हैं। कम्युनिकेशन इज बीइंग मेड पॉसिबल बिटवीन द नेटवर्क्स, इसलिए इसको कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। वो नेटवर्क जो दूसरे नेटवर्क से बना हुआ होता है, दूसरे नोड से अगर बना होता है तो नेटवर्क कहते हैं, लेकिन ये दूसरे नेटवर्क से बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। ईच कंप्यूटर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और आपको एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन ही नहीं हो, आपको एक दूसरे का एड्रेस ही नहीं पता हो। अगर मैं किसी शख्स से कनेक्टेड हूँ, अगर मैं किसी शख्स को जानता हूँ, तो मुझे उस शख्स का एड्रेस पता होना चाहिए, मुझे उस शख्स का जो है उसके फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से बिलोंग करता है, ये सभी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं उस शख्स के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है किसी स्ट्रेंजर को मैं अपने सभी राज बता दूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है? तो इसलिए जिस तरह रियल लाइफ में इट्स नॉट पॉसिबल टू शेयर योर व्यूज, शेयर योर डेटा विथ some stranger, it's not possible in internet in computer world to share your data, to share the communication with anyone who is stranger. ठीक है? इसलिए कंप्यूटर में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए एक एड्रेस चाहिए। जिस तरह हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, आईडी प्रूफ होता है जिसे हम आधार कार्ड कहते हैं, या आपका जो पासपोर्ट होता है या वोटर आईडी कार्ड होता है, उस पर एक आईडी रहती है, वो आपकी यूनिक आईडी बनाती है। वो आईडी किसी दूसरे शख्स को के इंडिया के सिटीजन को नहीं होती है। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ, इंटरनेट के थ्रू उनको एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है? आप बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, जिस तरह हर एक सिटीजन को आधार आईडी दी जाती है, इसी तरह हर एक कंप्यूटर को नेटवर्क में एक आईडी दी जाती है, एक एड्रेस जो है आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाता है, उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस।
ठीक है। तो हर एक कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है वो नेटवर्क बनाता है, और अगर बहुत सारे नेटवर्क्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो इंटरनेट बनाते हैं। हर एक नोड जो यहाँ है या हर एक कंप्यूटर जो कनेक्टेड है इंटरनेट में, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है जिससे हम आईपी एड्रेस कहते हैं या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस? इट इज इक्विवेलेंट टू द आधार आईडी ऑफ ए सिटीजन। क्लियर? चलिए, अच्छा, अब इस इंटरनेट को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। इस इंटरनेट को कभी कभी इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं, कभी इसको ग्लोबल नेटवर्क भी कहते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रीज, पूरे कंटिनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, कंट्रीज को एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। इसको कभी 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 ग्लोबल नेटवर्क भी कहते हैं, या इसको कभी कभी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि इंटरनेट में मैंने आपको बताया बहुत सारे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये नेटवर्क दूसरी कंट्री का भी हो सकता है, ये नेटवर्क दूसरी कंटिनेंट का भी हो सकता है। कभी कभी सिंपली इसको हम नेट भी कहते हैं। याद रखिए, ये है इंटरनेट। क्या है इंटरनेट, किस तरह से ये बनता है वो हम आगे देखेंगे, किस तरह से ये वजूद में आया उसका हम आगे जिक्र करेंगे। पहले हम देखेंगे इंटरनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने इसके नाम से भी बताया आपको, इट्स आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क और ग्लोबल नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हो उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देने को ही हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है। जब दुनिया के सभी नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, एक ग्लोबल विलेज तभी पॉसिबल है। यहाँ से आप यूएस में किसी बंदे से बात कर सकते हो, यहाँ से आप जो है अफ्रीका के किसी बंदे से जो है फाइल शेयर कर सकते हो, उसको ईमेल भेज सकते हो, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आप एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो थ्रू नेटवर्क। और ये नेटवर्क कहीं से भी हो सकते हैं, जब ये नेटवर्क जुड़ जाते हैं तभी ये इंटरनेट बन जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि इंटरनेट में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं ग्लोबली। दूसरा करेक्टरिस्टिक ये है, यूजेस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इसमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, अगर हम नॉर्मली देखेंगे जनरल टर्म प्रोटोकॉल की, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके लिए आपके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपके वहाँ पे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप कोई ऐसे कपड़े पहन के नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा रिवीलिंग हो। आप ऐसी टूटी फूटी चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, या कुछ और ऐसा नहीं। आप वहाँ पे जो है पूरे ऑफिस में अपना जो है गाना नहीं बजा सकते हैं लाउड पे। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जब आप जो अपने फॉलो करने होते हैं विद इन एन ऑफिस। ठीक है, ऑफिस परमिसेस के अंदर। इसी तरह अगर आप इंटरनेट चला रहे हो, अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो आपने भी कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना है, आपने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। अगर आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप जो है इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट के लिए आपने ये प्रोटोकॉल ज़रूर यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम कहते हैं टीसीपी आईपी। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल्स है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों प्रोटोकॉल्स। इसको हम कभी कभी टीसीपी आईपी सूट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रोटोकॉल्स रहते हैं, टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और आईपी का क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों का बना हुआ एक सूट जो है, ये इंटरनेट में कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो उसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। अगर हमें ये देखना होगा कि जो अगर हम एक बंदे को डेटा भेज रहे हैं, क्या वो बंदा जो है डेटा रिसीव कर रहा है, उससे हमें एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। कहीं डेटा में जो है डेटा भेजने में कहीं ट्रैफिक में तो फंस तो नहीं गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है, इस चीज़ को इवेलुएट करना, इस चीज़ को वैलिडेट करना, ये सारा काम रहता है आपके टीसीपी आईपी सूट का। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। इसलिए आपका जो इंटरनेट है वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, जिससे हम टीसीपी आईपी सूट कहते हैं। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक आईपी एड्रेस। जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो
सिटीजन के पास एक यूनिक आईडी रहती है, वो आधार आईडी रहती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो कंप्यूटर में या इंटरनेट में, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो चाहे आपका कंप्यूटर हो, अगर आप इंटरनेट के साथ जुड़ना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई भी आ जाएगा इंटरनेट में बिना जान पहचान का, वो इंटरनेट में किसी जो है बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर सकता है। इसीलिए जो भी इंटरनेट के साथ जुड़ जाता है उसको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है। उस यूनिक आइडेंटिटी के थ्रू हम उस शख्स की जो है उसकी पहचान जान सकते हैं। हमारा जो कंप्यूटर रहता है या हमारे पास जो फ़ोन रहता है उस पर एक यूनिक आइडेंटिटी रहती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है। एक फिजिकल एड्रेस रहता है। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे देखेंगे उसमें एक चिप रहता है, उसमें एक एड्रेस रहता है जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस। क्या कहते हैं? मैक एड्रेस, या इसको कभी कभी फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ये चिप में जो है कार्व करके बनाया गया होता है, ठीक है, कार्व करके लिखा गया होता है। ये 48 बिट्स का ये एड्रेस रहता है, ये मैक एड्रेस। ये आप हटा नहीं सकते हैं। जिस तरह आपकी गाड़ी का इंजन नंबर रहता है ना, उसी तरह आपकी कंप्यूटर का मैक एड्रेस रहता है। इसी तरह जिस तरह आपकी गाड़ी का जो है इंजन नंबर रहता है, उसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन में एक आईडी रहता है जिसे हम IMEI नंबर कहते हैं, ठीक है। वो आप मिटा नहीं सकते हैं, ठीक। इस आईपी एड्रेस के थ्रू हम उसका मैक एड्रेस जान सकते हैं, उसका IMEI एड्रेस या IMEI आईडी जान सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है हम इसको एक आईपी एड्रेस दे दें। क्लियर? तो ये आईपी एड्रेस हम दे देते हैं हर एक उस कंप्यूटर को जो इंटरनेट के साथ जुड़ जाता है, ताकि उसको हम बाद में पकड़ सकें अगर वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत कर लेता है, ठीक है। ये एड्रेस जो होता है, मैंने आपको बताया मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट्स का होता है, लेकिन आईपी एड्रेस हमारा 32 बिट्स का रहता है। क्लियर? आईपी एड्रेस हमारा 32 बिट्स का रहता है। अभी हमारा चल रहा है IPv4 यानी कि IP वर्जन 4, इसमें 32 बिट्स का एड्रेस रहता है। यहाँ पे इसको 4 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, 8-8 बिट्स में, ठीक है, 8-8 बिट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये हमारे पास है कंप्लीट आईपी एड्रेस। अगर हम देखेंगे अब नई टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसमें हमारे पास है IPv6, ठीक है, IP वर्जन 6, जिसको हम IP वर्जन नेक्स्ट जनरेशन भी कहते हैं कभी कभी। तो इसमें जो एड्रेस है वो 64 बिट्स का हो जाएगा बाद में। बहरहाल आपने इसको नहीं देखना है, आपने खाली इतना देखना है कि आईपी एड्रेस जो हमारे पास है अभी वो 32 बिट्स का है। ये 4 डिविजन्स में डिवाइड होता है। और आईपी एड्रेस क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है आपको आपके सिस्टम को यूनिकली जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है स्पेशल कंप्यूटर दैट कन्वर्ट्स डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, ठीक, उसे हम कहते हैं डोमेन नेम सर्वर। देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई जो है वेबसाइट हिट करते हैं या कोई भी गूगल में कोई लिंक सर्च करते हैं, ठीक है, उस लिंक को जब आप ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से कोई लिंक ओपन की www.SSS.com, ठीक है, ये आपने हिट किया, ये वेबसाइट, ये हाइपरलिंक आपने ये हिट किया। जो ही आपने ये हिट किया, आपको मैंने पहले ही बताया कि कंप्यूटर इसको नहीं समझ पाएगा, ठीक है। और इसको हमने कन्वर्ट करना होगा, हमने देखना है किसी यूनिक आइडेंटिटी। हो सकता है इस नाम से 2-3 वेबसाइट्स हो, लेकिन इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, उस यूनिक आइडेंटिटी में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए कंप्यूटर के समझने के लिए हमें इस डोमेन नेम, इसको हम डोमेन नेम कहते हैं, इस डोमेन नेम को हमें आईपी एड्रेस में कन्वर्ट, इसकी एक यूनिक आईपी एड्रेस होगी और उस आईपी एड्रेस में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक। जो ही आप इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपका कंप्यूटर उसको समझ पाएगा कि ये कौन सा कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस, ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, ये एक स्पेशल सिस्टम का काम रहता है, स्पेशल कंप्यूटर का काम रहता है, जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम सर्वर। क्लियर? ठीक है। और एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक्सेसिबल टू एवरी यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी शख्स हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर उसके पास एक कंप्यूटर है, अगर उसके पास एक मोबाइल है, और अगर उसको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यानी कि उसने किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली है, चाहे एयरटेल हो, चाहे एयरसेल हो, चाहे वोडाफोन हो, कोई भी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर उसने कोई प्लान लिया है तो वो कनेक्ट कर सकता है इंटरनेट पे। इसके लिए आपने कोई खास जो है परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ICANN क्या है, वो अथॉरिटी जो आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं, मैं आपको कुछ यहाँ पे इंटरनेट के बारे में बताऊंगा, इसके बैकग्राउंड में कैसे ये वजूद में आए। उसके बाद हम आ जाएंगे कि किस तरह से ये यूनिक आइडेंटिटी प्रेजेंट की जाती है। देखिए, आपका जो इंटरनेट है, उस इंटरनेट की पूरी कहानी इस तरह है। देखिए, ये इंटरनेट जो है इस तरह से काम करता है। आपका कंप्यूटर है,
ठीक है। आपके कंप्यूटर के साथ मॉडेम कनेक्टेड है। मॉडेम क्या करता है काम, ये आपके यहाँ कंप्यूटर यूज़ करता है डिजिटल सिग्नल, जीरोज एंड वंस, ठीक है। इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसको हम कंटिन्यूअस सिग्नल कहते हैं, इसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर खाली जीरोज एंड वंस अंडरस्टैंड करता है, इसलिए वो खाली डिजिटल सिग्नल को ही अंडरस्टैंड करेगा। कंप्यूटर से आपने एक डिजिटल सिग्नल भेज दी, वो मॉडेम तक पहुंची, मॉडेम ने इसको कंटिन्यूअस सिग्नल में कन्वर्ट किया और जाके ये गया आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया, यानी कि जो हमारे पास वर्ल्ड में जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वहाँ जिस बंदे को आप मैसेज भेज रहे हैं, जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, उसका एक अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो कनेक्टिविटी देगा उस शख्स को जिससे आप कोई डेटा भेजना चाहते हैं या जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। और ये जो सिग्नल है ये कंटिन्यूअस सिग्नल है। यहाँ मॉडेम फिर इसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। ये डिजिटल फॉर्म में जब आपने कन्वर्ट किया तो तब जाके आप वो दूसरा शख्स जो है उसका कंप्यूटर इस सिग्नल को समझ सकता है कि आपने कौन सी मैसेज भेजी है यहाँ से। ये है पूरी कहानी इंटरनेट की, किस तरह से इंटरनेट जो है काम करता है। कंप्यूटर से भेजा, मॉडेम ने इसको कन्वर्ट किया, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, आपकी एरिया में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसने आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया। वहाँ जिस शख्स को भेजना है आपने, फॉर एग्जांपल वो यूएस में है, वहाँ पे एक और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, फॉर एग्जांपल वहाँ वेराइजन वगैरह काम कर रहा होगा, तो उसका वेराइजन का जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ है वो उसको ये कनेक्टिविटी देगा इंटरनेट के साथ। उसके बाद जो डेटा पहुँच जाएगा मॉडेम के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल फॉर्म में और वो रीड कर सकता है आपकी मैसेज को या जो आपने डेटा भेजा है। इस तरह से काम करता है इंटरनेट, क्लियर कट, ठीक है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये जो इंटरनेट का वजूद आया ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। ये एकदम नहीं चल भाई हमें इंटरनेट बनाना है तो फटाफट 2 दिन में इंटरनेट बनाएंगे और ख़त्म, ठीक है, नहीं, इसमें सालों लगे इस इंटरनेट को बनाने में। देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। जब 1957 में रशिया ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया था स्पुतनिक, तो उस वजह से जो है यूएस को ये चीज़ हजम नहीं हुई। उन्होंने देखा कि अगर रशिया ने स्पुतनिक बनाया पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो हम अभी तक क्यों बेकार बैठे हुए हैं, हम भी कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में जो है अपना रौब जमा सकें, जो है अपनी प्रेजेंस बना सकें। तो यूएस ने स्टार्ट किया मिड 1960s में ही एक प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं ARPA, यानी कि ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट जब हुआ ना मिड 1960 में, मैंने आपको बताया कहाँ से ये उनको क्लिक मिला स्पुतनिक, जब रशिया ने यहाँ पे स्पुतनिक जब रशिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया था उसके बाद मिड 60s में जब इन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको स्टार्ट किया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ताकि जो उनके मिलिट्री है, जो उनकी आर्मी है, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखें, ठीक है, ताकि अगर कोई भी कल अनहोनी हो जाती है तो एक दूसरे के साथ उनको कम्युनिकेशन करना पॉसिबल हो। अभी तक क्या हुआ था, अभी तक दुनिया में आया था आईनैक, आपने पढ़ा होगा, जो कंप्यूटर्स की जनरेशन्स वगैरह पढ़ी होंगी, उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि कंप्यूटर की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हो गई। जब आईनैक आया वजूद में तो आईनैक ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का दौर। जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का दौर स्टार्ट हुआ आईनैक से, अभी तक कंप्यूटर तो बने थे लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थे, ठीक है। आपके पास हर एक के पास अब कंप्यूटर बना था, आईनैक बना था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लेकिन इनको एक दूसरे के साथ अभी कनेक्टिविटी नहीं मिली थी। ये कंप्यूटर बेकार थे तब तक जब तक ना हम इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे। इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया था इसलिए इसका नाम डरपा भी पड़ा, ठीक है, कुछ लोग इसको डरपा भी कहते हैं, यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ये हुआ 1960s में स्टार्ट। इसके बाद क्या हुआ, 1969 में यही इस ARPA का नाम ARPA नेट पड़ गया। ARPA नेट क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने 4 यूनिवर्सिटीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। उन 4 यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी, सबसे पहले थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ उटा।
ये 4 यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की इसी ARPANET प्रोजेक्ट के साथ। ये अरपा ही था, इसको आगे ARPANET इसलिए कर दिया गया था क्योंकि 4 जो है 4 यूनिवर्सिटीज़ को एक्चुअल में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को इन्होंने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, तभी ये प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस थे। जब इन्होंने इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया तो पहली मैसेज जो भेज दी गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह पहली मैसेज, दुनिया की पहली इंटरनेट की मैसेज भेज दी गई थी, वो था लॉगिन। और ये मैसेज भेज दी गई थी सुबह के 10 बजे 3 जुलाई 1969 को। एक मैसेज भेज दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह, वो मैसेज थी लॉगिन। लेकिन सिस्टम क्रैश होने की वजह से वहाँ तक खाली लो पहुँचा, इसलिए कहा जाता था विच वॉज द फर्स्ट मैसेज विच वॉज सेंट ऑन इंटरनेट, इट वॉज लो। ठीक है, लो बाई, सिस्टम क्रैश हो गया। ठीक, बहुत सारे इसको समझ रहे हैं कि हेलो भेज दिया गया है, लेकिन हेलो नहीं भेज दिया गया था, बल्कि लॉगिन भेज दिया गया था, उसमें खाली लो ट्रांसफ़र हुआ था और इसके बाद सिस्टम क्रैश हो गया था। ये था पहला इंटरनेट का मैसेज। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ जो थे इनको कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ हाँ, अब ARPANET में बहुत सारे साइंटिस्ट्स काम कर रहे थे। उसमें 2 साइंटिस्ट्स ये भी थे, एक था विंटसर्फ, एक था बॉब कोहन। ये 2 गबरू जवान भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। लेकिन 1972 में ये 2 लोग इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए और इन्होंने कहा कि हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम था इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट। अब इन्होंने एक जो कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ था, अब ये चाहते थे एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट करें। इंटरनेट के जो असल बानी है, असल फाउंडर्स है, वो विंटसर्फ एंड बॉब कोहन ही है। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टार्ट किया। मतलब इनका था यही कि हम 2 नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएँ। 1972 में जब इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, इसी दौरान इन्होंने 2 चीज़ें वजूद में लाई। पहली जो थी वो थी गेटवे। देखिए, अगर हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, इनको हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। ये नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकता है, ये नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपने 2 नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, वो अलग प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम एक नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिसे हम गेटवे कहते हैं। Gateway is a networking device which is used to connect two different networks that may be following different protocol। ठीक है, तो ये इन्होंने पहला इक्विपमेंट बनाया गेटवे, जिसके थ्रू हम 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने और एक प्रोटोकॉल वजूद में लाया, जिसका मैं ऊपर जिक्र कर रहा था, वो था TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल था, ये इन 2 लोगों ने ही वजूद में लाया, विंटसर्फ एंड बॉब कोहन, 1972 में। अच्छा, यहाँ तक इनका काम हो रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट, ये जो ARPANET प्रोजेक्ट था, इसमें खाली 4 यूनिवर्सिटीज़ थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ उटा। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ इसमें थे, लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो ARPANET के पार्ट नहीं थे। उनको जो है वो जेलसी हो गई, उन्होंने कहा नहीं, अगर ये 4 यूनिवर्सिटीज़ काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं काम करें। तो उन्होंने एक अलग अपना काम स्टार्ट कर दिया, अलग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, ताकि हम भी इंटरनेट के साथ जुड़े रहें, हम भी इंटरनेट का जो है वजूद में हेल्प करें, और हम भी एक नेटवर्क को कनेक्ट कर सके, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सके। उन्होंने एक अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था CSNet। ठीक है, एक अलग नेटवर्क बनाया जिसका नाम था CSNet, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क। क्लियर, इसमें वो सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, लगभग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ US के, जो ARPANET के प्रोजेक्ट के पार्ट नहीं थे। इन 4 यूनिवर्सिटीज़ जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया था। इसको किसने स्पॉन्सर किया था, इसको स्पॉन्सर किया था नेशनल साइंस फाउंडेशन ने। नेशनल साइंस फाउंडेशन इसको स्पॉन्सर किया था। 98 में CSNet वजूद में आया, तो ये और एक एवोल्यूशन हुआ ARPANET का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 1983 आया। 1983 में ARPANET को डिवाइड किया गया, स्प्लिट किया गया। कहा कि ARPANET को अब हैंडल नहीं किया जा रहा है, इसको हम 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। एक है मिलनेट, यानी कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए एक नेटवर्क रखेंगे अलग, दूसरा हम रखेंगे ARPANET फॉर सिवीज़ माने सिविल्स। ठीक है, यानी कि बाकी जो आम लोग हैं उनके लिए एक नेट रखेंगे,
इंटरनेट जो है एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसे हम ARPANET कहेंगे, जो खाली सिविल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा उसे हम मिलनेट का नाम देंगे, ठीक। और इसी टाइम 1983 में ही DNS वजूद में आया, ठीक है। और TCP/IP जो मैंने आपको बताया था, विंटन सरफ और बॉब कॉहन ने दिया था, वो भी 1983 में ही वजूद में आया। हालांकि दिया वो किसने, विंटन सरफ और बॉब कॉहन नहीं, लेकिन आया वो वजूद में कब, 1983 में, ठीक है। चलिए, अभी तक की कहानी आपको याद है कहाँ से स्टार्ट हुआ। ARPANET जब स्प्लिट हुआ, हाँ, DNS मैंने आपको बताया, डोमेन एंड सर्वर्स। अभी तो जो है हमारे पास लिंक्स बनाई गई थी, HTTP लिंक्स थे हमारे पास, लेकिन उनको IP एड्रेस में कन्वर्ट करना था। तो वो कब हुआ था, DNS उसके लिए इसीलिए बनाया था, डोमेन एंड सर्वर, ताकि हम एक दूसरे को पहचान सके, एक दूसरे कंप्यूटर को पहचान सके। अच्छा, 1983 की कहानी है। तो 1986 में और एक नेट बनाया गया था, और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसको नाम दिया गया था NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट, ठीक है। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ही इसको भी स्पॉन्सर किया। ये 1986 की बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए थे, हर एक अपनी तरह से काम करना चाहता था, इसलिए अलग अलग नेटवर्क्स बनाए गए हैं। तो NSF नेट जब स्टार्ट किया गया था 1986 में, इसमें क्या किया गया था, इसमें 5 सुपर कंप्यूटर्स US में कनेक्ट किए गए थे। 5 सुपर कंप्यूटर्स वायर कनेक्टेड इन दिस प्रोजेक्ट NSF नेट। अगर आपसे पूछा जाए NSF नेट में क्या कनेक्टिविटी दी गई थी, 5 सुपर कंप्यूटर्स इन US वायर कनेक्टेड यूजिंग NSF नेट एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है। इनकी स्पीड जो थी, इसकी स्पीड जो थी इस नेटवर्क की, इट वाज 1.544 Mbps। अभी जो आपके मोबाइल की स्पीड जो है नेटवर्क की, उससे ज़्यादा होती है। तो 1.544 Mbps स्पीड थी इस टाइम इस नेटवर्क की, जो NSF नेट बनाया गया था, जिसमें 5 सुपर कंप्यूटर्स US के कनेक्टेड किए गए थे। 1990 में क्या हुआ कि ARPANET ज़्यादा नहीं चला, इसकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, ये काम अच्छी तरह से नहीं किया करता था, इसलिए इसको डिकमीशन करा गया था, इस प्रोजेक्ट को बंद ही करा गया था, ठीक है। हाँ, 1990s में ही वर्ल्ड वाइड वेब जो है वजूद में आया। मैं इसको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपको ये डेट ज़्यादा जो है इनमें फिर मुश्किल ना हो जाए याद रखना। 1990 में जब ARPANET को डिकमीशन किया गया था, बंद किया गया था, इसी टाइम में टिम बर्नर्स-ली 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की जो है उसका आगाज़ किया, उसको फाउंड किया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने फाउंड किया, टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। अभी आपने खाली ये याद रखना है, आगे हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। चलिए, 1994 आया। 1994 में इंटरनेट को प्राइवेटाइज किया गया। कहा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा जाता है, इसको हम प्राइवेटाइज ही कर देते हैं, जो चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स रखेंगे। अगर आप देखेंगे दुनिया भर में जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सभी जो है प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। यहाँ अगर हम इंडिया में देखेंगे, एयरटेल हो, जियो हो, या BSNL हो, BSNL हो, ये सभी इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो है ना हमारे पास, ये सभी प्राइवेट है। आप बाकी कंट्रीज़ में देखेंगे, वहाँ पे भी प्राइवेट है। इस इंटरनेट को प्राइवेट कर दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पे इसका बोझ अपने सर नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको प्राइवेट कर दिया गया था 1994 में। 1995 में NSF को भी डिविकेशन कर दिया गया था। NSF जो ये प्रोजेक्ट है वो हुआ था NSF स्टार्ट, क्योंकि NSF नेट जो है इसकी भी स्पीड में कुछ दिक्कतें आ रही थी, ये भी प्रोजेक्ट पूरा फुल फ्लेजेड सक्सेसफुल नहीं रहा। ये ही चीज़ें देखिए, आपके पास ARPANET था, ठीक है, ARPANET, उसके बाद आपके पास आया CS नेट, उसके बाद आया इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट जो विंटसर्फ और बॉब कॉहन ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद आपका NSF नेट आया था। ये सभी चीज़ें जो हैं छोटे छोटे, इसके बगैर भी, ये तो US की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बगैर भी बहुत सारे कंट्रीज़ में इस तरह के छोटे छोटे नेटवर्क्स या इंटरनेटवर्क्स बना दिए गए थे। उनको साथ में कनेक्ट करके जब ये प्राइवेटाइज हुआ, इनको एक साथ जोड़ के इंटरनेट बनाया गया। इसलिए ये जो प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक टाइम पे नहीं हुआ। बहुत सारे नेटवर्क्स बना दिए गए, और फिर फाइनली क्या हुआ, इन नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया, और यही बना हमारा आज का इंटरनेट। समझ आइए अब आपको कैसे हुआ ये सारा स्टार्ट हुआ था 1960s से, और 1995 में लगभग ये इंटरनेट तैयार हो चुका था। देखें, अब हमारे पास कुछ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो गवर्निंग बॉडीज़ इसको हैंडल करते हैं इस इंटरनेट को। इसके लिए कुछ गवर्निंग बॉडीज़ होने, ऊपर से कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जिसका नज़र गुजर रखे, ठीक है, जिसको देख लें।
उसके लिए हमारे पास कौन सी गवर्निंग बॉडीज है? सबसे पहले इंटरनेट सोसाइटीज़। इंटरनेट सोसाइटीज़ जो है ये स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स रखेंगे इंटरनेट पे, किस तरह से काम करना चाहिए, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होने चाहिए, ये सारा जो देखता है इंटरनेट सोसाइटीज़ देखता है। इसके बाद और एक गवर्निंग बॉडी है जिसे हम कहते हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो है ये एडवाइजरी देता है इंटरनेट सोसाइटीज़ को, और आर्किटेक्ट या डिज़ाइन वगैरह अगर इंटरनेट में कहीं पे कुछ चेंज करना हो या देना होगा वो भी हैंडल करता है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ठीक है। इसके बाद एक और गवर्निंग बॉडी है, वो है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। IETF जो है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेट में कैसा इवोल्यूशन लाया जाए। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 4G है 5G में कैसे कन्वर्ट किया जाए, 5G है 6G में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस तरह से जो भी इवोल्यूशन लाना है, या अगर हम पहले जो है नॉर्मल केबल्स यूज़ करते हैं, अभी हम फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करते हैं, ये इवोल्यूशन जो लाना है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इसमें नेटवर्क इंजीनियर्स रहते हैं, इसमें वेंडर्स रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं इस कमेटी में, और वो हैंडल करते हैं एक्सक्यूज मी, वो हैंडल करते हैं किस तरह से इवोल्यूशन लाया जाए इंटरनेट में। ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया था कि ICANN वजूद में आया, इसके बाद क्या हुआ कि जब एक नेटवर्क दूसरे कंट्री के नेटवर्क से कनेक्ट हो गया तो ये ज़रूरी था कि इनको एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाए। फॉर एग्जांपल US को कोई बंदा मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है और वो मुझे कोई जो है मैसेज वगैरह भेजता है, कोई ईमेल लिंक भेज देता है, मैंने उस ईमेल लिंक को ओपन किया, उसके बाद उसने मेरे अकाउंट से जो है पैसे चुरा लिए। ठीक है। अब गड़बड़ होगी, अब उस बंदे की आइडेंटिटी मुझे कैसे मिलेगी? उस बंदे की आइडेंटिटी इस तरह से मिलती है, यहाँ के का ISP वहाँ के ISP के साथ बात करेगा, वहाँ का ISP उसका IP एड्रेस पता करेगा कि किस IP एड्रेस से ये बंदा कनेक्टेड था। उसके बाद उसकी फिजिकल एड्रेस जो है उसके डिवाइस की, जो मैंने आपको बताया कंप्यूटर में मैक एड्रेस रहता है और आपके मोबाइल फ़ोन में IMEI एड्रेस रहता है, उसके थ्रू उसको कनेक्ट किया जाता है ये किस शख्स के नाम से रजिस्टर है, उसके बाद वो बंदा पकड़ा जाता है। ठीक है। ये ज़रूरी है, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है ICANN। ICANN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, जो असाइन करती है डोमेन नेम्स या IP एड्रेसेस, जो असाइन करती है। कौन असाइन करता है? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है। ये आपको असाइन करता है IP एड्रेसेस। नेटवर्क स्टेबल एंड सिक्योर ऑपरेशन, ये चाहता है कि नेटवर्क स्टेबल रहे, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए, और आप जो ऑपरेशन करते हैं इंटरनेट में वो सिक्योर हो, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं वो सिक्योर हो, उस पर कोई किसी और का हाथ ना जाए। ठीक है। ये इंश्योर करता है आपका ICANN। ये जो ICANN है, जो IP एड्रेस आपको असाइन करता है, इसके हेडक्वार्टर्स हैं लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया में, कहाँ? US में। ठीक है। लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में इसके ये जो है हेडक्वार्टर्स है। इसके फाउंडर है जॉन पोस्टल। जॉन पोस्टल ने पहली बार इसका जो फाउंडेशन डाला था वो था 18 सितंबर 1988 में डाला था जॉन पोस्टल। अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द फाउंडर ऑफ ICANN तो जॉन पोस्टल को याद रख लीजिएगा। ठीक है। ICANN, ठीक है, ICANN का जो फाउंडर है वो है जॉन पोस्टल। अच्छा, मोटो क्या है इसका? इसका मोटो क्या है या इसका थीम का क्या है? जो आपका ICANN है इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है वन वर्ल्ड वन इंटरनेट। ठीक है। इस थीम को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें याद रखें। फाउंडर ऑफ ICANN इज जॉन पोस्टल, मोटो और थीम ऑफ ICANN इज वन वर्ल्ड वन इंटरनेट। अच्छा, इसके CEO कौन है आज, या इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके आज प्रेसिडेंट है ICANN के, आज प्रेसिडेंट है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ICANN तो याद रखें गोरन माबी, गोरन माबी अभी इसके प्रेसिडेंट या CEO है। क्लियर? तो ये था ICANN के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपसे पूछा जाए ये चीज़ें आप याद रखें। फाउंडर इज जॉन पोस्टल, मोटो इज वन वर्ल्ड वन इंटरनेट, एंड इट्स प्रेसिडेंट और CEO इज गोरन मार्टी। ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलिए, ये था इंटरनेट ICANN के बारे में। इंटरनेट की हमने पूरी दास्तान पढ़ी, कहाँ से स्टार्ट हो गया। अब हम देखेंगे अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं नेटवर्क्स को, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ, हमारे पास किस तरह के कनेक्शंस पॉसिबल है? फिजिकल कनेक्शंस। ठीक है। यानी कि मेरे पास एक नेटवर्क यहाँ पे है, ठीक है, और एक नेटवर्क मेरा दूसरी जगह है, इनको मुझे कनेक्ट करना है। किस तरह से मैं इन नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकूँ? क्लियर? तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला है मेरे पास डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन के थ्रू अगर आप देखेंगे हमारे पास टेलीफोन लाइंस जो हैं उनके थ्रू हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते थे।
ठीक है। अभी भी चाहे आपका डायल अप कनेक्शन नेटवर्क हो या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो, ये दोनों जो है फ़ोन लाइन के थ्रू ही कनेक्ट किए जाते हैं। जिसमें आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह आता है, वो आपके फ़ोन लाइन के थ्रू ही कनेक्ट हो जाता है। तो फ़ोन लाइन को हम और एक काम ले सकते हैं, हम इसके थ्रू जो है नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है, डायल अप कनेक्शन के थ्रू या डिजिटल सब्सक्राइब लाइन या डीएसएल के थ्रू हम फ़ोन लाइन के थ्रू नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब डायल अप और डिजिटल सब्सक्राइब लाइन में क्या फ़र्क है? डायल अप जो है इसकी स्पीड कम रहती है, लेकिन ब्रॉडबैंड यानी कि डिजिटल लाइन सब्सक्राइब लाइन जो होती है इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, ये ब्रॉडबैंड रहता है। इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN जो है, इसके थ्रू भी हम दो नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी फ़ोन लाइन के थ्रू ही होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हमारे फ़ोन लाइन जो होती है वो कंटिन्यूस सिग्नल जो है ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। उसके लिए हमें मॉडेम को की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ ISDN में हमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खाली डिजिटल सिग्नल ही ट्रांसफ़र करता है। इसमें हमें कन्वर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसमें कन्वर्शन की ज़रूरत ना पड़े उसे हम कहते हैं इन ISDN या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यही फ़र्क है आपके जनरल डायल अप कनेक्शन में और ISDN में, क्योंकि ISDN में खाली डिजिटल सिग्नल ही ट्रांसफ़र होती है। चलिए, इसके बाद है हमारे पास केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन। केबल टीवी जो हमारे पास केबल होती है, केबल टीवी के लिए उसी केबल के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं। सैटेलाइट के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं डायरेक्टली, या वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, जिस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं या वाईफाई वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सभी जो हम यहाँ तक है ये सभी वायर्ड है, यहाँ पे वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इन दो में हमें फिजिकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो सैटेलाइट बेस्ड कनेक्शन हो या वो वायरलेस बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे वाईफाई हो या बाकी चीज़ें हो, इसमें हमें वायरलेस कनेक्शन मिल जाता है एक दूसरे नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड होने के लिए। अच्छा, अब जो हम ISPs की बात कर रहे थे कि ISPs हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। ISPs क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो पहला दुनिया का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था वो था टेलनेट, ठीक है, टेलीफोनिक नेटवर्क जिसकी फुल फॉर्म है। तो टेलीफोनिक नेटवर्क पहला ISP था दुनिया का, ये 1994 में वजूद आया था, जिन्होंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की थी US में। अच्छा, इंडिया में पहला ISP कौन है? पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जब प्राइवेटाइज हो गया नेटवर्क, उसके बाद पहला वजूद में कौन है? पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में, वो इंडिया में था VSNL। ये वजूद में आया 1995 में। VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड इज़ द फर्स्ट ISP ऑफ इंडिया। क्लियर? चले, ये टर्म्स याद रखें, हो सकता है पूछी जाए। इसके बाद आते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब पे। देखिए, अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही है, फ़र्क ही नहीं मानते हैं वो, ठीक है। लेकिन याद रखें, इंटरनेट जो है वो खाली कनेक्टिविटी है, एक नेटवर्क को दूसरी नेटवर्क के साथ कनेक्टिव करना, उसको हम कहते हैं इंटरनेट, ठीक है, सिंपल। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक दूसरे के साथ आप बांट सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को आप एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, उससे हम कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। आप समझ लीजिए, ठीक है, इस तरह से मेरे पास यहाँ पे एक खजाना है, ठीक है, एक खजाना है यहाँ पे मेरे पास, इसमें मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लियर? यहाँ पे एक ट्रेजर है मेरे पास, इस ट्रेजर में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मान लीजिए आप वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर मेरे पास दो लोग हैं, ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने इस खजाने में कोई चीज़ डाली, मैं चाहता हूँ कि इसको कोई भी इस्तेमाल करें। उसको इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो इस खजाने के साथ कनेक्ट करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करेंगे। ये खजाना जो आपके पास है, ये खजाना बन गया आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट होने के लिए आपको इसके साथ जुड़ने के लिए एक कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उससे हम कहते हैं इंटरनेट। समझे आपको मेरी बात? इंटरनेट हो गया कनेक्टिविटी लिंक टू गेट द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन का जो खजाना है, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। समझ आई मेरी बात? अब देखते हैं हम डेफिनेशन, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाय URLs। हमारे पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें हमारे पास वीडियोज़ है, जिसमें हमारे पास ऑडियोज़ है और बहुत सारे वेब रिसोर्सेज है। उन वेब रिसोर्सेज को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक URL के थ्रू,
ठीक है, जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं या वेबसाइट नेम कहते हैं। यूआरएल के थ्रू आप उस डेटा को हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए इंटरनेट कनेक्टेड विच मे बी इंटरनेट लिंक्ड बाय हाइपरलिंक्स। इस खजाने में जो एक दूसरे के साथ चीज़ें होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए हर एक चीज़ को ढूंढने में। एक दूसरे के साथ जब जुड़ी रहती है उन्हें हम कहते हैं इंटरलिंक्ड, और ये हाइपरलिंक्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा। एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट, ये तभी आपको एक्सेसिबल हो है जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। समझ आइए अब आपको मेरे बात। इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हमारे पास बहुत सारे डेटा हो सकता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं यूआरएल से। वेब, हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारे यूआरएल, चाहे आप कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, चाहे आप ट्रिपल एस की वेबसाइट खोलें, चाहे आप किसी और जो है आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोलें, वहाँ पे आपने एक यूआरएल देना है और वर्ल्ड वाइड वेब आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन किसके थ्रू आप उस तक वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंच सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अब आज आपको ये चीज़ क्लियर हुई क्या है वर्ल्ड वाइड वेब और क्या है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट खाली एक कनेक्टेड लिंक है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारा जो खजाना है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। किसने दिया था, एक महापुरुष ने इसको वजूद में लाया था, जिसका नाम है टिम बर्नर्स-ली ने। मैंने आपको बताया था ऊपर कि टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आगाज़ किया 1989 में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को कभी कभी हम www भी कहते हैं, या हम इसको W3 भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हैंडल करती है www को। वर्ल्ड वाइड वेब को हैंडल करने के लिए कौन सी जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है W3 कंसोर्टियम या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये याद रखें, द ऑर्गेनाइजेशन विच हैंडल्स या द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द टॉप अथॉरिटी फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। जिस तरह आईपी एड्रेस को हैंडल करता था आईकैन, इंटरनेट को हैंडल करने के लिए हमारे पास इंटरनेट सोसाइटी थी, ठीक है, या इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स था, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और वर्ल्ड वाइड वेब को कौन संभालता है, इसको संभालता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, जो ये स्टैंडर्ड्स बताती है आप किस तरह का कंटेंट इंटरनेट इस वर्ल्ड वाइड वेब में डाल सकते हैं, किस तरह का नहीं डाल सकते हैं, किस तरह से डाल सकते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड्स कौन फिक्स करता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। याद रखें ये चीज़ें। अच्छा, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, एक है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, दूसरा है मैसाचुसेट्स यूएस में एक और यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी इसके हेडक्वार्टर्स है। दो जगह इसके हेडक्वार्टर्स है। इसका सीईओ जो है आज है, फाउंडर तो पता ही है आपको टिम बर्नर्स-ली है, लेकिन इसके जो आज सीईओ है वो है जेफरी जैफे अभी सीईओ है किसके, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के। आईकैन का भी मैंने आपको सीईओ बता दिया, मार्बी है उसका सीईओ, और इसका जो ये है सीईओ ये है जेफरी। अच्छा, ये था वर्ल्ड वाइड वेब जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। लेकिन देखें, अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसमें हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। गूगल में आप कुछ भी सर्च करें आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाते हैं। हर एक लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। अब ये वेबसाइट है क्या, देखें, वेबसाइट में आपको बता दूं, एक लेमैन लैंग्वेज में हमारे पास नोटबुक के बहुत सारे पेजेस रहते हैं, ठीक है, अलग अलग पेजेस रहते हैं। अगर मैं इन पेजेस को एक साथ जोड़ दूं तो मेरे पास एक कंप्लीट नोटबुक बन जाती है। या आप समझ लीजिए आपके पास नोट्स है, अलग अलग आपके पास अलग अलग पेजेस है। अगर आप इन पेजेस को एक साथ जोड़ देंगे तो ये आपके पास बन जाता है कंप्लीट बुक, ठीक है। तो इसी तरह आपके वेबसाइट में अलग अलग वेब पेज रहते हैं जो बनते हैं एक स्पेशल लैंग्वेज से। इसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज चाहिए, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी, मैंने आपको बताया हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सर अभी तो आपने वो सब क्लियर कर दिया, उसमें हमें अब कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ बेटा, इसीलिए यहाँ पे वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास एक अलग लैंग्वेज होती है जिससे हम कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हम टैग्स का यूज़ करते हैं। अगर टाइम होता तो मैं आपको बता भी देता किस तरह से वेबसाइट बना देते हैं, हालांकि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। हम यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML यूज़ करते हैं हम ये वेबसाइट बनाने के लिए। आप इसमें अलग अलग पेजेस बनाते हैं, ठीक है। जब आप पेजेस बनाते हैं इसके बाद हम इनको कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास नॉर्मल बुक के पेज हैं, इनको आप कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू, इसमें स्टैप लगा के एक बुक बना देते हैं। लेकिन बाइंड करके आपने बुक तो बना दी,
वेब पेज में इस तरह पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इनको हाइपर लिंक्स के साथ कनेक्टेड करते हैं। इस पेज में हम इस पेज का लिंक देते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पे चले जाएंगे, इस पे हम लिंक देते हैं तीसरे पेज का, इस पे हम लिंक देते हैं चौथे पेज का, तो इनको हम हाइपर लिंक्स कहते हैं। हाइपर लिंक्स होती है कनेक्टेड लिंक बिटवीन द पेज। जब ये पेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे पास एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट तैयार होती है। अगर आपने देखा होगा कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो या किसी और गवर्नमेंट जो है आपके पास JKSSB की वेबसाइट हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, अगर आप पहले होम पेज पे क्लिक करते हैं तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं, आप नए पेज पे चला जाते हैं, आपके सामने आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। वो किस तरह से, क्योंकि जिस पे आप क्लिक करते हैं ना, वो एक हाइपर लिंक होती है, वो एक कनेक्टिंग लिंक होती है। जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ हर एक पेज को कहा जाता है वेब पेज। बनती किससे है ये वेब पेज? बनती है एक लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इन के कलेक्शन को ही हम वेबसाइट कहते हैं। क्लियर? समझ आई अब आपको ये बात किस तरह से वेबसाइट बनती है? चले डेफिनेशन से देखते हैं। कलेक्शन ऑफ HTML पेज और वेब पेज। HTML पेज कहें या वेब पेज कहें, एक ही बात है, क्योंकि ये HTML से ही बनता है। कलेक्शन ऑफ HTML पेज कनेक्टेड बाय हाइपर लिंक्स। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? ये कनेक्टेड लिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिसे हम हाइपर लिंक्स कहते हैं। अच्छा, हमारे पास वेब, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसमें इसी तरह की बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स इज कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ वेबसाइट में जो पहला पेज जब आप वो हिट करते हैं ना वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपने JKSSB.com आपने हिट कर ली वेबसाइट, जो ही आपने हिट कर ली, आपके पास जो पहला पेज आ जाएगा उसे हम कहते हैं फर्स्ट पेज। ठीक। अच्छा, इसको हम कभी कभी होम पेज भी कहते हैं, इसको हम कभी कभी स्टार्ट पेज भी कहते हैं, या हम इसको प्राइम पेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? फर्स्ट पेज, होम पेज, स्टार्ट पेज या प्राइम पेज। जो पहले पेज आता है हमारे सामने जब हम वेबसाइट को हिट करते हैं, जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। और एक टर्म इसमें आती है, वो है लैंडिंग पेज। याद रखें, लैंडिंग पेज में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। लैंडिंग पेज और होम पेज में क्या फ़र्क है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए, अगर आपके ईमेल में कोई लिंक आ जाता है कि आप अगर इस पे अमेजन का लिंक आता है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑफर्स मिलते हैं। ठीक है, वो ऑफर्स आपके लिए होते हैं, या कुछ खास ऑफर्स रहते हैं, कुछ अलग अलग लोगों को वो भेज देते हैं कभी कभी लिंक। अगर आप अपने ईमेल से किसी लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको एक अलग पेज पे लिया जाएगा, आपको होम पेज भी लिया जा सकता है, किसी और पेज पे भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको एक लिंक मिलता है आपके ईमेल में, आपके फेसबुक में, कहीं पे भी आपको लिंक आ जाता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप जिस पेज पे पहुंच जाते हैं उसे हम कहते हैं लैंडिंग पेज। आपको उठा दिया जाता है और आपको कहीं और पे लैंड किया जाता है, उससे हम कहते हैं लैंडिंग पेज। समझ आइए आपको मेरी बात? ये होम पेज भी हो सकता है, तब आपका होम पेज लैंडिंग पेज बनता है। अगर होम पेज ना हो तो ऑफर्स पेज हो सकता है, उस पेज को हम कहते हैं लैंडिंग पेज। जब आप अपने ईमेल से, अपने फेसबुक अकाउंट से, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, आपको उठाया जाता है और आपको लिया जाता है किसी और जगह, लैंड करवाया जाता है, उस पेज को हम कहते हैं लैंडिंग पेज। लेकिन जब आप डायरेक्टली वेबसाइट को खुद हिट करेंगे तो उस हिट करने के बाद जो आपके पास पहला पेज आता है उसे कहते हैं हम होम पेज। चलिए ठीक है, ज़्यादा इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास पहला वेब पेज बना दिया गया था, पहला वेब पेज वो बनाया गया था http info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html। जो भी आप वेब पेज बनाएंगे ना, उसका एक्सटेंशन होता है .html। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द HTML पेज, तो उसका एक्सटेंशन है .html। वेब पेजेस का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। जैसे आपके टेक्स्ट फाइल्स का, वर्ड फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .docx, इसी तरह एक्सेल फाइल का होता है XLX। ठीक है, इसी तरह ये PPT का होता है .ppt। इसी तरह आपके वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है .html रहता है। ये था पहला वेब पेज जो बना दिया गया था। ये बनाया गया था CERN में, और बनाया किसने इसको था? इसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली साहब ने। ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए, ये यहाँ पे मैं बता दूंगा, ये यहाँ पे HTTP जो है, ये यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, ये वेब पेज के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वेबसाइट्स को
को देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। ये प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। अगर खाली HTTP होगा तो आप यहाँ पे अपने इन्फॉर्मेशन, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना, अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह, उसको ना दें। अगर HTTPS होगा तो इसका मतलब है ये सिक्योर है। इसमें एक और लेयर रहता है जिसे हम कहते हैं, एक और प्रोटोकॉल साथ में रहता है जिसे हम SSL कहते हैं, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर जो होता है, अगर वो इस HTTP के साथ होता है तब ये बनता है HTTPS। ठीक है, ये आप देखेंगे ना जब आप वेबसाइट हिट करेंगे, अगर आपको HTTPS दिखता है, यहाँ पे आपको एक लॉक भी दिखेगा। ठीक है, इस तरह का एक लॉक दिखेगा, तब जाके आप यहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपना दे सकते हैं। ये आपके इन्फॉर्मेशन में के लिए मैं कह रहा हूँ। HTTPS मतलब सिक्योर है ये। ठीक है, अगर HTTP ही है तो सिक्योर नहीं है, क्योंकि HTTPS में जो है SSL प्रोटोकॉल भी होता है, यानी कि सिक्योर सॉकेट्स लेयर भी होता है। ठीक है, ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, अब जो यहाँ पे ये है, पहली बार जिसने ये HTTPS बनाया था, HTTPS जिसने पहली बार बनाया था वो था नेटस्केप कम्युनिकेशंस ने पहली बार सिक्योर नेटवर्क बनाया था। पहले होता था HTTP, ये बिल्कुल सिक्योर नहीं था। उसके बाद HTTPS लाया गया, ये दिया था नेटस्केप कम्युनिकेशन ने। ठीक, अच्छा, अगर आपके पास इस तरह से आपके पास एक वेब पेज होगा, इसमें हम देखेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके स्प्लिट करके देखेंगे हम। ये जो पहला पार्ट, इसको मैंने आपको बताया, ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है, और ये है, इसको हम कहते हैं बेस डोमेन। क्या कहते हैं इसको? बेस डोमेन। इसके बाद ये हमारे पास एक्सटेंशन, इसको हम डोमेन एक्सटेंशन कहते हैं या डोमेन नेम कहते हैं। ये हमारे पास है पाथ, ये सारा हमारे पास जो बचता है इसको हम पाथ कहते हैं, कहाँ पे ये पेज जो है लैंड करना चाहिए, कहाँ पे स्टोर है ये पेज। ठीक है, ये है आपके पूरी वेबसाइट की कहानी, किस तरह से पार्ट्स होते हैं आपके वेबसाइट में। पहला पार्ट HTTP जो होता है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब है। ये आपके पास जो है बेस डोमेन है, ये आपका डोमेन एक्सटेंशन है। ठीक है, ये आपका बाकी जो रिमेनिंग पाथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, हमने वेबसाइट देखा, हमने वेब पेज देखा, क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं बताऊँ दो चीज़ें, यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, एक है वेब पोर्टल, दूसरा है वेब सर्वर। वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल होता है सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आप JKSSB की वेबसाइट को खोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ JKSSB में आपको JKSSB के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको हम वेब पोर्टल कहते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन। एक ही पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस से जब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसे हम वेब पोर्टल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? रन वेबसाइट्स यूजिंग HTTP। ये इन वेबसाइट्स को रन करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, जो हैंडल करें हमारी रिक्वेस्ट को। जो ही हम वेबसाइट को हिट करें तो ये जो हमारी रिक्वेस्ट है ये चली जाती है वेब सर्वर पे। ठीक है, तो वेब सर्वर हमारी इस रिक्वेस्ट को देखता है कि कहाँ से इसको ये डेटा मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको रिटर्न किया जाता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये काम करता है आपका वेब सर्वर, ये आपका मिडिल मैन का काम करता है यहाँ पे। चलिए, अब जो मैंने आपका यहाँ पे डोमेन नेम्स बताए या डोमेन एक्सटेंशंस बताए, यहाँ पे .com है। हमारे पास जो है डोमेन नेम्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास ज़्यादातर 3 या 4 अल्फ़ाबेट्स के रहते हैं, जैसे .com कॉमर्स के लिए, .gov गवर्नमेंट के लिए, .edu एजुकेशन पर्पज़ के लिए, .net नेटवर्क के लिए। ठीक है, या .info इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका ये एक्सटेंशन रहता है। कंट्रीज़ का अलग रहता है, ज़्यादातर 2 अल्फ़ाबेट्स का रहता है, .in India .au। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का .UK का, .pk पाकिस्तान का। इसी तरह ये कंट्रीज़ का रहता है, 2 अल्फ़ाबेट्स का रहता है इनका डोमेन एक्सटेंशन। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये कंट्री का डोमेन है या ये ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन है। इसी तरह .mil जो है ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग एक्सटेंशन रहते हैं डोमेन एक्सटेंशंस, तो आप पहचान सकते हैं ये डोमेन एक्सटेंशन किसका है। अगर .com है तो आप पहचान सकते हैं ये कॉमर्स पर्पज़ के लिए है। ठीक है, .edu है तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, .org है तो ऑर्गेनाइजेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास वेब ब्राउज़र। अब मेरे पास इंटरनेट भी है, अब मेरे पास वेब, ये जो ख़जाना है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी है, लेकिन मैं इसको एक्सेस कैसे करूं? मेरे पास कोई टूल तो हो जिससे मैं एक्सेस करूं। आपके पास ये है वर्ल्ड वाइड वेब, स्पेस पूरी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। आपके पास कंप्यूटर भी आ गया। ठीक है, अब आपके पास कनेक्टिंग लिंक भी आ गया। कनेक्टिंग लिंक क्या हुई यहाँ पे? इंटरनेट।
ये क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू आप यहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करें, उसके लिए एक टूल की तो ज़रूरत पड़ेगी। उस टूल को खाली कंप्यूटर डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग स्पेशल टूल चाहिए। उस टूल को हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, उसको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। पहले पहले आया था एक वेब ब्राउज़र, पहले बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक वेब ब्राउज़र बनाया गया था, वो टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। उसका नाम भी था वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखें ये चीज़। पहला जो ब्राउज़र आया था, जो जब वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था किसने, टिम बर्नर्स ले, उसने एक ब्राउज़र भी इसके लिए बनाया था। उस ब्राउज़र का नाम भी था वर्ल्ड वाइड वेब। बाद में कहा कि ये सर डुप्लीकेसी होती है, ये रिडंडेंसी होती है, सर इसको चेंज कर लीजिएगा। फिर इसको चेंज करके बनाया गया नेक्सस। ठीक है, वरना इस ब्राउज़र का भी नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वो टूल, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं इस खजाने को, जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, उसको हम कहते हैं उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। तो पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, वर्ल्ड वाइड वेब, जो टिम बर्नर्स ली ने ही बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब के ही लिए। बाद में इसका जो नाम लगा सेम है वर्ल्ड वाइड वेब के साथ, इसलिए इसको चेंज करके नेक्सस रखा दिया। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा जो है ज़्यादा चला नहीं। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए, हमारे पास दो तरह के वेब ब्राउज़र्स होते हैं। एक होता है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, दूसरा रहता है हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र। ग्राफिकल में हमारे पास इमेजेस भी आते हैं, वीडियोस भी आते हैं, लेकिन टेक्स्ट में खाली आपको टेक्स्ट दिखेगा। जो पहला हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र आया था वो था लिंक्स, LYNX। ठीक है, लिंक्स किसने दिया था, थॉमस डिकी ने। अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र, इट वाज लिंक्स एंड इट वाज डेवलप्ड बाय थॉमस डिकी। याद रखें, इसको भूलें ना। इसी तरह ग्राफिकल वेब ब्राउज़र अगर आप देखेंगे, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो बनाया गया था उसका नाम था मोज़ैक। ठीक है, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र वाज मोज़ैक। कब आया ये वजूद में, 1993 में। बनाया गया किस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में बनाया गया था ये वेब ब्राउज़र। कौन सा वेब ब्राउज़र, मोज़ैक। दिया किस शख्स ने, इसको दिया था दो शख्सों ने डेवलप किया था इसको। एक था मार्क एंडरसन, दूसरा था इरिक बीना। इरिक बीना और मार्क एंडरसन दो शख्स थे जिन्होंने मोज़ैक को डेवलप किया था। ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। अब आपके पास सभी चीज़ें आ गई, आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब के साथ को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इंटरनेट आ गया। हमारे पास अब इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब को अब एक्सेस करने के लिए एक टूल चाहे, उस टूल का नाम हमारे पास वेब ब्राउज़र है। ऊपर एक अथॉरिटी चाहिए जिसका नाम ICANN है। वर्ल्ड वेब को संभालने के लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये सभी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई। मुझे नहीं लगता है अब आप इसमें कोई गुंजाइश रह गई जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार पानी पी के आ जाइए, चाय पी के आ जाइए, फिर से देख लीजिए। लेकिन कन्फ्यूजन के गुंजाइश नहीं है इस लेक्चर में आज के बाद। चलिए इजाज़त लेता हूँ यहीं पे आपसे, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। मुझे भी थोड़ा सा काम है, मुझे जाना है कहीं पे। इजाज़त लेता हूँ, अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रख लीजिएगा। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। उनका ख्याल रखें। आपसे इजाज़त लेता हूँ, विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखें। बाय।